हाँ बेटा, कक्षा 11 में जो हिंदी साहित्य आपका विषय है, इसमें जो आपकी पुस्तक पाठ्य पुस्तक है का पहला पाठ ईदगाह, तो ईदगाह पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूर्व की वीडियो में मैंने 4 आपको करवा दिए हैं, और इस वीडियो में भी आगे के जो प्रश्न हैं उन पर अपने चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, उन प्रश्नों के बाद में अब आगे का जो प्रश्न आता है, यानी प्रश्न संख्या 5, यह है व्याख्यात्मक प्रश्न, यानी यहां 2 व्याख्या दी गई है, पहली और दूसरी। इन पंक्तियों की हमें अपने शब्दों के अंदर व्याख्या करनी है। आपको यहां व्याख्या करने का तरीका यानी विधि है वो भी बताऊंगा। पहले जो व्याख्या है वो है, कई बार यही क्रिया होती है कई बार यही क्रिया होती है, आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। ये आपके सामने व्याख्या की पंक्ति दी गई है। इसका मतलब ये होता है बेटा, ये शुरू की पंक्तियां हो गई और ये अंतिम पंक्तियां हो गई है। आपके पास पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में आप इस पंक्ति को देखिए और फिर बीच में आपको कुछ और पंक्तियां मिलेंगी और यहां आकर के ये समाप्त हो जाएगी। तात्पर्य यही है कि ये 5-6 जो पंक्तियां हैं, इन 5-6 पंक्तियों को आप अपने शब्दों के अंदर यानी सरलार्थ के अंदर इनको लिखोगे, सरलार्थ लिखोगे, व्याख्या करोगे बेटा। देखिए बेटा, ऐसा प्रश्न जब आपके सामने हो तो उस प्रश्न को हल करने के लिए उसके कई चरण है, सोपान है, जिनका निर्वाह करना जरूरी होता है। कई बार बच्चे सीधा ही शब्द लिख देते हैं सरलार्थ, और आगे फिर अपने शब्दों के द्वारा उसकी व्याख्या करते जाते हैं, सरलार्थ उसका स्पष्ट करते जाते हैं। ये तरीका गलत है बेटा, इसलिए इसके चरणों को, सोपानों को समझना आवश्यक है बेटा। जब तक इस विधि से, इस तरीके से, इन चरण या सोपान के द्वारा हम इस व्याख्या को हल नहीं करेंगे, तब तक हमारी यह व्याख्या अधूरी है, अपूर्ण है बेटा। इसलिए इसको सबसे पहले हल करने से पहले आप ये चीज देखो बेटा, ये पंक्ति है आपके सामने, यानी यहां संक्षेप के अंदर लिखी हुई है पाठ्य पुस्तक में, पाठ के अंदर ये पूरा जो गद्यांश है वो दिया हुआ है बेटा आपके सामने। आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया, उसको समझ लिया, अब अपने शब्दों में करना है। जब इस प्रश्न को आप हल करो तो हल करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहां अपने अभ्यास पुस्तिका के अंदर प्रसंग शब्द लिखना होगा। शब्द लिखना होगा प्रसंग। इसमें यह बताना होगा आपको कि यह गद्यांश या उपर्युक्त पंक्तियां हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक का नाम अंतरक्षा से ली गई है। पाठ का नाम ईदगाह से ली गई है और इसके रचयिता का नाम यानी मुंशी प्रेमचंद है। ये बातें आपको यहां लिखनी होगी, बताना होगा।
ये एक तरह का इस व्याख्या का परिचय होगा। पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और रचनाकार का नाम। ये चाहे गद्यांश है और चाहे पद्यांश है बेटा, ये बात दोनों में लागू होती है। ध्यान देवे बच्चे यहां विशेष करके कि चाहे आप गद्य की व्याख्या कर रहे हैं और चाहे आप कविता की व्याख्या कर रहे हैं यानी पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं, उसमें आपको ये चीज बतानी होगी बेटा। इसके बगैर, इसके बिना हमारी व्याख्या अधूरी है। प्रसंग के बाद में आप संदर्भ लिखिए बेटा। बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर कि विषय कि जो आपका गद्यांश है, जो आपकी व्याख्या है, चाहे वो गद्यांश है, पद्यांश है, कुछ पंक्तियां हैं, उनमें रचनाकार किसी ना किसी विषय को, बात को लेकर के अपने विचार प्रकट कर रहा है, बताना चाहता है। ये बताना चाहता है कि इस विषय के ऊपर ये बात कही गई है, इस संदर्भ के अंदर ये बात कही गई है। तब आपको ये चीज स्पष्ट करनी होगी। जैसे यही इसी का हम जिक्र करते हैं, इन्हीं पंक्तियों का हम जिक्र करते हैं कि कई बार यही क्रिया होती है आत्माओं को एक लड़ी में रोए हुए। ईदगाह की जगह की बात है, उस स्थान की बात है। नमाज अदा करते समय सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हो जाते हैं, बड़े अनुशासित रूप में दिखाई देते हैं और वो दृश्य बड़ा अद्भुत होता है। तो ईद के अवसर पर नमाज पढ़ने वाले सभी जो लोग होते हैं, यानी रोजे रखने वाले जो लोग होते हैं, रोजेदार, उनकी पंक्तिबद्धता और उनकी सामूहिकता का सजीव चित्रण है। आप इसमें लिख सकते हो, ईद के अवसर पर रोजेदारों की पंक्तिबद्धता व सामूहिकता का सजीव वर्णन किया है। ये आपका संदर्भ आ जाएगा। इस तरह से आपको करना। लेखक ने ईद के अवसर पर नमाज पढ़ने वाले यानी जो रोजेदार होते हैं, उन रोजेदारों की पंक्तिबद्धता और उनकी सामूहिकता का सजीव वर्णन किया है। ये शब्द लिखकर इसके बाद में प्रसंग संदर्भ के बाद में फिर आप लिखिए, आप यहां व्याख्या। अब आप व्याख्या करने जा रहे हो बेटा, उसका सरलार्थ लिखने जा रहे हो। वो पंक्तियां आपके सामने हैं, पाठ्य पुस्तक के अंदर है। आप इनको पढ़िए और अपने शब्दों के अंदर, अपने शब्दों के द्वारा इनका उत्तर लिखिए बेटा। ईद के मैदान में एक साथ सभी लोग हैं, वो पंक्तिबद्ध होकर के नमाज पढ़ने की जो रस्म है उसको अदा कर रही है। भाई ईद का जो अवसर है, त्योहार है, इस त्योहार पर सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर के पंक्तियों में खड़े होकर के और नमाज पढ़ने की जो रस्म है उसको वो पूरा कर रही है। इस समय उनके चेहरे पर प्रसन्नता है, मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव है, वो उमड़ रहा है। जैसे जैसे आप इन पंक्तियों को पढ़ते जाओगे, आप अपने शब्दों के द्वारा इनकी व्याख्या करते जाओगे। चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है, मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव है, वो उमड़ रहा है। नमाज पढ़ते समय जब एक साथ झुकते हैं और उठते हैं, नमाज पढ़ते समय झुकना, नीचे जब वो झुकते हैं एक साथ, वो पंक्तियां दूर से देखते हैं, ऐसा लगता है सारी की सारी मतलब पंक्तियां हैं वो झुकी हुई है, एक साथ झुकना और फिर उसके बाद में उठना। ये दृश्य बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा मन भावन होता है, क्योंकि सभी लोग रोजेदार पंक्तिबद्ध होकर के, अनुशासित होकर के और नमाज पढ़ने की रस्म है उसको वो अदा कर रही हैं। तब देखने वालों को ऐसा लगता है मानो एक कल्पनाशीलता
यहां उभरी है कि देखने वालों को ऐसा लगता है मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल बुझ रही हो, लाखों बत्तियां एक साथ है जल और बुझ रही हो। वो दृश्य जैसे होता है, लाखों बत्तियां एक साथ जल जाए, अपार क्या होगा, प्रकाश होगा, आसमान में फैल जाए। बुझने से चारों ओर क्या हो जाएगा, गुप्त अंधेरा हो जाएगा। तो एक साथ लाखों बत्तियां जल रही है, बुझ रही है, उनको देख करके रचनाकार को महसूस हो रहा है। हर कोई समाज में इस प्रकार का दृश्य वो उपस्थित नहीं कर सकता। इस प्रकार की मिसाल देखने को समाज में बहुत कम मिलती है। तब रचनाकार को ऐसा लगता है कि भ्रातृत्व का, यानी भ्रातृत्व भाईचारे का एक सूत्र जो है वो इन लाखों आत्माओं को एक लड़ी के अंदर पिरोने का काम कर रहा है, एकता के सूत्र में बांधने। वो हमारी हम सब की एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो पंक्तियां हैं उनकी हम क्या कर देंगे, अपने शब्दों के अंदर व्याख्या कर देंगे। एक और चीज बेटा, वो व्याख्या के बाद में विशेष कहने का तात्पर्य बेटा, एक संपूर्ण व्याख्या के लिए 4 बिंदुओं का होना अति आवश्यक। नंबर 1 प्रसंग, नंबर 2 संदर्भ, नंबर 3 व्याख्या और नंबर 4 विशेष। अब विशेष, उसकी विशेषता बतानी है। देखिए बेटा, यहां जो लेखक ने है वो ईद का जो पवित्र त्योहार है, इस पवित्र त्योहार पर रोजेदारों की पंक्तिबद्धता, सामूहिकता और अनुशासन जो उनके भीतर उभर करके सामने आया है। एकता, इस दृश्य को लेखक ने एकता का प्रतीक बताया है। ये बात आप लिख सकते हो। जो लाखों आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं, ये चीज जो है, ये बात जो है, वो हमारी एकता का प्रतीक है। इस्लाम में एकता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। इस बात को आप स्पष्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद में 2 नंबर लिख करके भाषा का बता दीजिए। भाषा बड़ी क्या है, सरल है, सहज है, प्रभाव पूर्ण रही है अपने आप में, और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस पाठ के अंदर हमें पढ़ते समय उर्दू के शब्द भी हमारे सामने आए, तो आप 3 नंबर में लिख सकते हो, उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपकी ये व्याख्या पूरी हो जाएगी। ये इसकी पहली व्याख्या। इसके बाद में दूसरी व्याख्या, ये पहली थी क, और क के बाद में इसी प्रश्न की यहां आप, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, है। ये अगली व्याख्या है, यानी दूसरी व्याख्या। यह है कि बुढ़िया का क्रोध वही है डैश डैश स्वाद से भरा हुआ है। ये शुरुआत की पंक्ति है व्याख्या की, और ये अंतिम है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ये पंक्ति देख करके यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और यहां तक आप पढ़ते रहेंगे। ये चीज आपकी पाठ्य पुस्तक में है। देखने से ये चीज अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी। वही बात बेटा, जैसे हमने पूर्व की व्याख्या की है, यानी 4 बिंदु किए हैं एक संपूर्ण व्याख्या के लिए, उन्हीं 4 बिंदुओं का जिक्र हम यहां करेंगे। सबसे पहले प्रसंग। प्रसंग में वही चीज है बेटा, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम का जिक्र आ जाएगा। और इसके बाद में 2 नंबर जो प्रसंग है, यानी उसके अंदर रचनाकार ने जिस बात को लेकर के अपने विचार प्रकट किए, जिस विषय के ऊपर, इसमें बता देंगे इन पंक्तियों में
जो हामिद है वो मेले में जाता है, क्या करता है, वहां चिमटा खरीद करके लाता है। तो उसके चिमटे को देख करके उसकी दादी है, अंत में आता है, ये कहानी के लास्ट में आता है बेटा, भाव विभोर हो जाती है। यानी इन पंक्तियों में लिख दो आप यहां, इन पंक्तियों में मेले से मेले में हामिद द्वारा चिमटा खरीद कर लाने, हामिद द्वारा खरीद कर चिमटा लाने को देखकर उसकी बूढ़ी दादी के भाव विभोर होने का सजीव वर्णन किया है। तो ये आपका यहां प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में अब आपको क्या करनी होगी, 3 नंबर प्रसंग हो गया, संदर्भ हो गया, और इसके बाद में बेटा व्याख्या करनी होगी। व्याख्या के लिए पाठ्य पुस्तक आपके पास है, आपके सामने पंक्तियां हैं, इनको पढ़ते रहिए और अपने शब्दों के अंदर सरलार्थ इनका लिखते रहिए। यानी जब हामिद मेले में जाता है तो उसके पास सिर्फ 3 पैसे होते हैं और मेले में आकर्षण करने वाली बहुत सी चीज हैं, लेकिन उसने समझदारी का परिचय दिया, बुद्धिमत्ता से काम लिया, पैसे की बर्बादी नहीं की, पैसे की उपयोगिता समझी उसने, तभी तो उसने क्या किया, 3 पैसे में चिमटा खरीद करके वो ले आता है। घर आ जाता है चिमटा लेकर के। घर आने के बाद में जैसे ही उसकी बूढ़ी दादी वो चिमटा देखती है और उससे पूछती है तो उसे गुस्सा आता है कि तू चिमटा क्यों खरीद करके लाया। फिर हामिद बूढ़ी दादी को उसके प्रश्न का उत्तर देता है, जवाब देता है, वो क्यों खरीद करके लाया है, उसने चिमटे खरीदने पर पैसे क्यों खर्च किए हैं, वो कारण बताता है। कारण यह है कि जब आप चूल्हे पर तवे पर रोटियां सेकती हैं तो उस समय आपकी उंगलियां जल जाती हैं। इस बात को हामिद अच्छी तरह से जानता है। इस बात से वो अवगत करवाता है, वो कारण स्पष्ट करता है दादी के आगे। तब भी वो कहता है कि इसीलिए मैं ये चिमटा है वो खरीद करके लाया, बिना सोचे समझे मैंने ये काम नहीं किया है। जैसे ही एक छोटा सा 4-5 वर्ष का बालक अपनी दादी को का कारण स्पष्ट करता है, जहां पहले उसमें गुस्सा था, अब गुस्से की जगह ये बात सुन करके और सारा का सारा उसका गुस्सा जो था वो स्नेह में बदल गया, हृदय परिवर्तित हो गया उसका। बूढ़ी दादी का हामिद के प्रति जो उसके हृदय में पहले गुस्सा था, क्रोध था, उसकी जगह अब स्नेह आ गया, प्रेम प्यार आ गया, जिसे केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों के द्वारा जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। हामिद
के लिए अपना स्नेह और प्यार इस वक्त जो बूढ़ी दादी थी वो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर पा रही थी। इतनी वो अपने आप में भाव विभोर हो गई थी कि हामिद के प्रति इस समय उसके प्रति जो स्नेह, जो प्रेम प्यार उसके हृदय में पैदा हुआ था, उसको वो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उसका स्नेह खामोशी, गंभीरता और भावनाओं से अपने आप में क्या था, परिपूर्ण था। तो ये है बेटा इन पंक्तियों की व्याख्या, यानी सरल अर्थ है इसका। ये आप इस तरह से कर सकते हो बेटा। इसके बाद में आपको बताना है बेटा विशेष। देखिए बेटा, हामिद की बुद्धिमत्ता के चलते उसने चिमटा खरीदा है जो एक उपयोगी है, और उसी उपयोगिता से उसने अपने दादी का हृदय क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया। जहां गुस्से की जगह स्नेह और प्रेम प्यार है, पैदा कर दिया, हृदय परिवर्तित करवाया है लेकर एक छोटे से बालक के द्वारा। इस बात का जिक्र आप विशेष में 1 नंबर लगा करके कर सकते हो। 2 नंबर में वही बात बेटा, भाषा सरल है, सहज है, प्रभावपूर्ण है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। 3 नंबर के अंदर आप उर्दू शब्दावली का जिक्र कर सकते हो। हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान उर्दू के शब्द हमारे सामने आते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, तो आप यहां लिख सकते हो कि उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर ये 2 व्याख्यात्मक प्रश्न थे, यानी प्रश्न संख्या जो 5 है उसके 2 भाग थे, क और ख। तो दोनों को मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है वो है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। ये बात है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। ये प्रश्न संख्या आपकी 6 हो जाएगी। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दी। हाँ बेटा, प्रश्न समझ गए होंगे कि हामिद ने जो चिमटा खरीदा था वो काम का है, उपयोगी है, काम में उसको लिया जा सकता है। उसके लिए उसने अपनी तरफ से कुछ बातें कही है, कुछ तर्क दिए। तब जब उसके साथियों के द्वारा उसका उपहास किया जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था, तब वो उनको जवाब देता है। अपने दोस्तों से के सामने वो हंसी का पात्र बन रहा था। जब उसने चिमटा खरीद लिया, दूसरे उसके साथियों ने, किसी ने खिलौने खरीदे, किसी ने मिठाई, किसी ने कोई और चीज, किसी ने कोई खेल तमाशे देखे, अपने अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी पसंद के अनुसार उन्होंने पैसे खर्च किए। लेकिन हामिद ने इस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, उसने सदुपयोग किया। उसने चिमटा खरीदा और जो उपयोगी साबित हुआ। अब जब वो अपने दोस्तों के सामने, या उसके दोस्त जो थे, जब उसका वो हंसी मजाक खिल्ली उसकी उड़ा रहे थे, तब उसने अपने तर्क के बल पर चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करके और अपने सारे साथियों को, मित्रों को चुप करवा दिया। यहां भी एक प्रौढ़ की तरह जो बुद्धिमानी है वो यहां हमें दिखाई देती है।
चिमटा खरीद लिया है, उसके साथी उसका हंसी मजाक कर रहे थे, अब उसने उनको ऐसे तर्क दिए, ऐसी बात कही कि उपयोगिता के बारे में बताया कि उसके दोस्त जो थे वो शांत हो गए, यानी चुप हो गए। उसने कहा, उसने बताया कि उसका चिमटा इतना मजबूत है कि जमीन पर गिर भी जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। दोस्तों को जवाब देते हुए उसने कहा, उसका चिमटा बड़ा तकड़ा है, बलवान है, जमीन पर गिर जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारे खिलौने गिर जाएंगे तो टूट फूट जाएंगे, लेकिन उसका चिमटा जमीन पर गिरने पर कुछ नहीं बिगड़ता, कंधे पर रखो तो ये क्या बन जाएगा, बंदूक बन जाएगा, कंधे पर रखो तो ये बंदूक हो जाएगा। हाथ में लिया, हाथ में धारण करने से मतलब क्या हुआ, ये फकीरों का चिमटा बन जाएगा। जमीन पर गिरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कंधे पर रख लिया बंदूक और हाथ में ले लिया तो ये फकीरों का चिमटा हो जाएगा। और चाहे तो मजीरे का भी इससे काम लिया जा सकता है, वाद्य यंत्र होता है मजीरा, तो इसको बजाया भी जा सकता है, यानी ये मजीरे का भी क्या कर सकता है, काम ले सकते हैं। और आगे फिर तर्क देते हुए उसने कहा कि चिमटा चाहे खंजरी का भी क्या कर सकता है, पेट फाड़ सकता है। चिमटा है वो खंजरी का भी पेट फाड़ सकता है, उसका चिमटा बहादुर है, आग पानी आंधी तूफान में भी बराबर हमेशा क्या रहता है, डटा रहता है। ये जो बातें थी हामिद के द्वारा अपने साथियों के सामने कही गई थी, और ये बातें उस चिमटे की क्या उपयोगिता, उस उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए हामिद ने कही थी बेटा, और यही उसके क्या है, तर्क है बेटा। इसके बाद में हम आगे देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 7। ये प्रश्न संख्या 6 तक प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। अब आगे प्रश्न संख्या 7 पर चर्चा करेंगे। 7वां आपका इस पाठ का जो प्रश्न है कि गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है ऐसा वर्णन लेखक ने किया है कि मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। किया है मानो आंखों के सामने उपस्थित हो रहा है। मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों का आप भी अपने घर और विद्यालय के मध्य पढ़ने वाले स्थलों का वर्णन करो। देखो बेटा, ये है सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रश्न, आपकी कल्पना पर निर्भर है। ये पाठ्य पुस्तक से, आपके पाठ से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहां एक आपकी कल्पना है, कल्पना शक्ति है, वो उभरनी चाहिए बेटा।
जब आप बाहर आते हो विद्यालय से, तो जैसे लेखक ने इस ईदगाह जाते समय आसपास का जो मार्ग है, उस आसपास के मार्ग के जो दृश्य है, कहाँ बाग है, कहाँ हरियाली है, कहाँ बगीचे हैं, साधनों का आना जाना, बहुत सी चीजें आगे शहर का, कारखानों का, मिलों का, अस्पतालों का, जैसे जैसे जिक्र किया है, वो भी तो लेखक की कल्पना है। ठीक इसी तरह से आपको ये अनुभव करना है, महसूस करना है कि जैसे ही आप अपने घर से निकलते हो, बाहर है, कल्पना कीजिए आपको बाहर है कोई तालाब दिखाई दे गया, तालाब है, पानी से भरा हुआ है, कल्पना करनी है, कल्पना करते रहिए बेटा। उसमें पानी है, निर्मल है, स्वच्छ है, उसके अंदर भांति भांति के क्या खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं, कल्पना करते जाइए बेटा, आगे से आगे लिखते जाइए। फिर उससे आगे आप बढ़ते हो, उस तालाब से आगे निकलते हो, विद्यालय जाते हो, तो आपका शहर का मुख्य बाजार आ जाता है। बाजार की जो रौनक है वो देखने लायक है। बाजार में खूब भीड़ है, चहल पहल है, लोग चीजों का क्रय विक्रय कर रही हैं, दुकानदार दुकानों के आगे जो अपना सामान है उसको सजा करके व्यवस्थित करके रखे हुए हैं। बस कल्पना करते जाइए जैसे जैसे देख रहे हो, साधनों का आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा फिर उससे आगे आप निकलते हो तो शहर में या मार्ग पर या सड़क पर आपको बराबर में आपको पार्क दिखाई देता है। पार्क बड़ा सुंदर है, घास, हरी हरी घास है, पानी के फव्वारे चल रही हैं, बच्चे खेल रही हैं, झूले हैं, बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं। कल्पना करते जाइए बेटा। फिर आगे आपका विद्यालय है, विद्यालय के पीछे कोई सार्वजनिक अस्पताल वगैरह भी है जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। विद्यालय में और विद्यालय के आसपास घने पेड़ पौधे हैं, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ये सारी चीजें अपने आप में अत्यंत मनभावन है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है ये। तो इस प्रकार से आप अपने कल्पना शक्ति के द्वारा ऐसा चित्रण करके और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हो उसमें आप सजीवता ला सकते हो, सजीव कर सकते हो। एक पढ़ने वाले के मानस पटल पर उस घटनाक्रम का सजीव जो प्रतिबिंब है वो परिलक्षित होगा। तो ये आपकी कल्पना, इसको कहीं से आपको रटना नहीं है, तो किताब में आपको देखने की जरूरत नहीं है। अनुभव करना है, महसूस करना है, सोचना है, चिंतन मनन करना है। आप सोचोगे, चिंतन मनन करोगे तो ये चीजें अपने आप आपके मानस पटल में उभरेगी। और जब जब इनका प्रतिबिंब आपके मानस पटल पर प्रतिबिंबित होने लगेगा, तब तब उनसे जुड़े हुए शब्द भी आपके भीतर से निकलने लगेंगे। शब्द आ जाएंगे, फिर आप लिखना शुरू कर सकते हो। कोई कठिन काम ये नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपकी कल्पना शक्ति है, उसकी यहां परीक्षा होती है, उसका मूल्यांकन होता है कि आपकी कल्पना, आपकी जो कल्पना शक्ति है वो कितनी ठोस है, कितनी सशक्त है, कितनी प्रभावशाली है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न की बात नहीं है, ऐसे बहुत से प्रश्न आ जाते हैं कल्पना शक्ति वाले। तो ऐसे कल्पना शक्ति वाले प्रश्नों पर आपको चिंतन करना है, मनन करना है, उस परिदृश्य, उस घटना का जो प्रतिबिंब है उसको अपने मानस पटल पर उभारना है। इसके बाद में बेटा आगे के जो प्रश्न है वो अगले वीडियो के अंदर हमें करेंगे बेटा।